Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Nova. Students, in the previous class we learnt about the battles fought by the British to expand their control over Indian territories. हमारे भारतीय राज के अंदर हमारे भारत में जितनी भी टेरिटरीज थी उसमें अपने टेरिटरी का एक्सपांशन करने के लिए अपना जो पावर था अपना जो कंट्रोल था उसको एक्सपांड करने के लिए ब्रिटिश ने यानी कि कंपनी ने कौन से बैटल लड़े उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस बैटल्स, इन सारे बैटल्स के अलावा द ब्रिटिश adopted many strategies that forced the Indian rulers to surrender their kingdoms without a battle. जो ब्रिटिश लोग थे यानी कि जो कंपनी के लोग थे, राइट, उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट की थी, ऐसी सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की थी, राइट, कि जिसकी वजह से दो स्ट्रेटेजीज वर द फोर्सिंग पॉइंट यानी कि वो एक फोर्स बन गया इंडियन रूलर्स के लिए कि जिसकी वजह से उनको अपने किंगडम्स को कोई भी बैटल के बिना कंपनी को सीधा सरेंडर करना पड़ा। राइट, ऐसी भी कई पॉलिसीज उन लोगों ने डिजाइन की थी ऐसी भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज उन लोगों ने फॉलो की थी जिसकी वजह से भारत के हमारे जो किंग्स थे उन लोगों ने अपने स्टेट्स को अपने किंगडम को विदाउट एनी बैटल डायरेक्ट सरेंडर कर दिया। राइट, ऐसी सिचुएशंस भी वो लोग क्रिएट करते थे। सो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट देम। आज उनके बारे में हम कुछ और भी समझने वाले हैं। राइट, सो हाउ डिड दे गेट एक्सपांडेड, उसका एक्सपांशन कैसे हुआ। राइट, व्हाट वर द स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर्ड बाय देम, ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से हमारे किंग्स जो बहुत ही शूरवीर हुआ करते थे दे हैड टू सरेंडर देयर किंगडम विदाउट एनी बैटल। कई बैटल में एक रीजन तो मैंने आपको हमारा लाइव सेशन था तब भी बताया था कि इंग्लैंड के अंदर द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड बिफोर इंडिया, सो दे हैड मोर एडवांस्ड वेपन्स देन अस। राइट, वो तो एक था। उसके अलावा उन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी थी कि जिसकी वजह से वो इजीली बैटल को जीत सकते थे, और बैटल्स को जीतने के बाद ऐसा क्या किया उन लोगों ने कि जिसकी वजह से उसकी टेरिटरीज एक्सपांड हुई, उसका कंट्रोल एक्सपांड हुआ, एंड आर किंग्स द इंडियन किंग्स वर नॉट फाइटिंग द बैटल। राइट, इंस्टेड ऑफ द बैटल दे स्टार्टेड द सरेंडर ऑफ द किंगडम्स। किंगडम्स को सरेंडर करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ था, तो उसी के बारे में हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। राइट, सो हियर इज द स्लाइड शो फॉर यू इन विच विल अंडरस्टैंड द एक्सपांशन ऑफ द कंपनीज रूल। कंपनी का रूल जो है वो कैसे एक्सपांड हुआ उसके बारे में हम ये सेशन में सीखने वाले हैं। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी और बक्सर का जब युद्ध हो गया उसके बाद द कंपनी ट्राइड टू एक्सपांड इट्स रूल टू अदर प्लेसेस बाय द फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। कुछ आगे जो हम स्ट्रेटेजीज देखने वाले हैं उन स्ट्रेटेजीज की मदद से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई कि जिसकी वजह से कंपनी ने अपना दूसरा एरिया जो है वो भी एक्सपांड करना शुरू किया और भी किंगडम के ऊपर वो अपना कंट्रोल एक्सपांड करना चाहते थे, तो उसके लिए उन लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी। राइट, सो लेट अस सी ओवर हियर, देयर इज अ मैप गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पे यू कैन सी टू इमेजेस ऑफ द किंग्स एंड द British, and after the battles what happened, so you can see many of the England flags on the map, right, the Rajputana, the Awadh, right, just below the Kashmir, right, फिर उसके बाद the eastern side you can see, right, the Maratha in Maharashtra, then Mysore, right, the total south part of the Chennai, you can see almost states being surrendered or being under the control of the Britishers. Right, so basically they had the territories of Buxar in Bengal, right, sorry, Buxar in Bihar and Plassey in Bengal, और फिर वहाँ से उसने अपनी टेरिटरीज एक्सपांड की टू द कश्मीर, टू द महाराष्ट्र, टू द राजस्थान, टू द मैसूर, टू द तमिलनाडु, टू द ईस्टर्न पार्ट्स एज ऑफ द करंट डेट्स। सो हाउ डिड दे बिकम पॉसिबल, सो क्या स्ट्रेटेजीज थी, लेट्स चेक इट आउट। सो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पेज नंबर 15 और 16 में कंपनी रूल एक्सपांड्स रीड कर सकते हो। राइट, और सब्सिडरी अलायंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 जो है SB 12 में वो फिलअप कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव, डोंट वरी, वी हैव द आंसर्स ओवर हियर। राइट, सो डिटेल व्हाट वाज इट, क्या था सब्सिडरी अलायंस, क्या था वो, क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी, वो देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, ये जो अलायंस था सब्सिडरी अलायंस, उसके टर्म्स के मुताबिक, उसकी शर्तों के मुताबिक, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी. दे स्टार्टेड मेकिंग द अलायंस विद द डिफरेंट पीपल, और वो अलायंस के लिए उनके पास पावर और इंडियन किंग्स के अंदर उसका डर कैसे हुआ? दे सो द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर एंड द प्लासी, right, and that affected really well. So they started offering the alliances, the subsidiary alliance, and the kings used to accept that alliance, but उसकी जो शर्त थी वो कुछ अलग थी. तो अगर उसकी शर्तों को डिटेल में पढ़े, अगर उसको हम क्या था सब्सिडियरी अलायंस उसको समझ ले, तो हमें पता चल जाएगा that was not the alliance, instead it was just the surrender. Let's check it out. So according to sorry, according to the terms of this alliance, इस अलायंस की जो टर्म्स है उसके हिसाब से अगर देखें, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव द इंडिपेंडेंट आर्मी. इंडियन रूलर्स जो थे वो एक बार सब्सिडरी अलायंस में आ जाए तो उसके बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते थे. दे हैड नो आर्मी. अगर मेरे पास आर्मी ही नहीं है तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा? हाउ वुड आई गो टू द बैटल इफ आई डोंट हैव द आर्मी? And that was the situation was happening to all of the kings once they entered into the subsidiary alliance. Then they had to pay the company which maintained armed forces called subsidiary forces for their protection. राजाओं को अपने प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश जो आर्मी थी, राइट, कंपनी की जो आर्मी थी जिसका नाम था सब्सिडियरी फोर्सेस, उसको पे करना पड़ता था, राइट, उसको वेजेस, उसको सैलरी पे करना पड़ता था. When they failed to make the payment, और जब राजा पेमेंट नहीं कर सकता, a part of their territory was taken away by the British as a penalty. और जब आप सैलरी पे नहीं करते, आप फेल हो गए, तो फिर आपके टेरिटरी का एक हिस्सा ब्रिटिश आर्मी पेनल्टी के तौर पे अपने पास रख लेगा. You see how the trick they played, right? And at that time, the Indian people were kind of the nice people who could not understand this dirty trick behind this subsidiary alliance of the company. कंपनी की ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी उसके पीछे ये जो खेल चल रहा था, हमारे किंग्स इतने बोले थे कि सब्सिडियरी अलायंस के नाम पे इसको समझ ही नहीं पाए. पहले तो क्या हुआ, राजा अपनी आर्मी नहीं रख सकता, राइट, तो फिर बैटल की तो बात ही नहीं हुई. उस चीज़ को हम याद रखते हैं अभी कि राजा अपनी आर्मी, पर्सनल आर्मी नहीं रख सकता था, राइट, प्राइवेट आर्मी राजा नहीं रख सकता था. अभी उसके पास आर्मी है तो कौन सी है? ब्रिटिश आर्मी है, कंपनी की आर्मी है, जिसे सब्सिडियरी फोर्सेस कहा जाता था, राइट, और वही राजा को प्रोटेक्शन करती थी. अभी राजा को सब्सिडियरी फोर्सेस को पे करना होता था, कंपनी को पे करना होता था अपने प्रोटेक्शन के लिए, राइट. और अगर कंपनी को प्रोटेक्शन मनी देने में डिले हो गया या फिर फेल हो गए, तो फिर उसकी टेरिटरी का एक छोटा सा हिस्सा ब्रिटिश टेरिटरी पेनल्टी के तौर पे, यानी कि सज़ा के तौर पे अपने पास रख लेता था कि चलो भाई ये हिस्सा अब हमारा, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन मनी नहीं दिया. अभी यू आर इनटू अलायंस, सो यू कैन नॉट कीप योर आर्मी. आपके पास आपकी आर्मी तो है नहीं, जो भी आर्मी है वो किसकी है? कंपनी की है. वो आर्मी किसकी है? कंपनी की है. तो हुआ क्या फाइनली बात ये हुई कि वो आपके पास से पैसे ना मिलने पर पूरा एक एरिया कवर कर लेगा, और अपनी आर्मी ना होने की वजह से आप उसको प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते. सो फाइनली आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर ही करना पड़ेगा. दैट वाज द सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द इंडियन किंग्स. फर्दर, हाउ डिड इट बेनिफिट द ब्रिटिश? ब्रिटिश को इसका बेनिफिट कैसे मिला? सब्सिडियरी अलायंस की ही बात करें, राइट. सब्सिडियरी अलायंस वाज द मेन इशू, दैट वाज द स्ट्रेटेजी के जिसकी वजह से हमारे जो किंगडम्स है वो सारे सरेंडर हो रहे थे. तो इसका बेनिफिट ब्रिटिश को कैसे मिला, कंपनी को कैसे मिला? The British no longer had to spend money on maintaining their army as the Indian rulers paid for it. सबसे पहला फायदा, मैंने अपनी आर्मी आपके प्रोटेक्शन के लिए लगा दी है, अभी उसके मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा देना है. किसको देना है? राजा को, राइट. तो राजा को अगर मेंटेनेंस के लिए मनी देना है तो ब्रिटिश को तो उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, उसको पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. मोर ओवर उसमें ज्यादा मिला के they took away a part of the territory when their rulers failed to make the payment. और जब राजा पेमेंट नहीं कर सकता था तो वो टेरिटरी का एक पार्ट ले लेते थे, and they became the king over there, they became the rulers over there. The British became powerful as the rulers dependent on their army for protection. और सबसे बड़ी बात, हमारी आर्मी तो थी नहीं, सारी आर्मी किसकी थी? ब्रिटिश की थी, राइट.
तो हमारे जो किंग्स थे दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश आर्मी, राइट, दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द सब्सिडरी फोर्सेस। सो उसकी वजह से, और उसका कंट्रोल सब्सिडरी फोर्सेस यानी कि ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिश के पास, यानी कि कंपनी के पास। सो दैट्स हाउ द कंपनी बिकम वेरी मच पावरफुल, because no any king was there who was into alliance who could go and fight with the British. फोर्स ही नहीं है, लड़ोगे कहां से? राइट, आपके पास जितनी फोर्स है वो तो मेरी है, मैं एक बार फोर्स को बोल दूं चल भाई निकल ले वहां से, राइट, देन they'll leave. Now if you want your protection you need to pay me and my army will serve you. और जो पेमेंट आप दे रहे हो वो आर्मी का मेंटेनेंस है, यानी कि आर्मी का मेंटेनेंस के मनी आप खर्च करो, उसमें से आपको प्रोटेक्शन मिले। आर्मी मेरी है, मेरी आर्मी को आप पे करोगे कि जिसकी वजह से वो आपका प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आपकी टेरिटरी का हिस्सा भी मैं ले लूंगा। यू सी हाउ टिकी दैट वाज, राइट, एंड दैट वाज द सिचुएशन हाउ वी वर बीइंग अंडर देयर कंट्रोल। सो द नेक्स्ट इज which were the states who were under the subsidiary alliance, right? So अवध और हैदराबाद, ये दोनों स्टेट थे, ये दोनों प्लेसेस थे कि जो सब्सिडरी अलायंस में उसके अंडर आए थे, राइट। सो अभी हम आगे अगर देखें, सो द क्लेम टू पैरामाउंट सबसे सर्वोपरि होने का क्लेम, राइट, वो आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 18 और 19 पे मिलेगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रैक्टिस नंबर 6.1 में एसबी 12 में मिलेंगे, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड क्लेम टू पैरामाउंट। व्हाट इज दैट? लेट्स चेक इट आउट। सो हाउ डिड, इफ यू टॉक अबाउट द क्लेम टू पैरामाउंट का जो क्लेम था उसकी अगर बात करें तो हाउ डिड इट बेनिफिट द ब्रिटिश, वो क्लेम क्या था और उससे ब्रिटिश को कैसे बेनिफिट दिया था? द ब्रिटिश यूज दिस स्ट्रेटेजी टू एक्वायर एनी इंडियन टेरिटरी बाय क्लेमिंग दैट देयर अथॉरिटी वाज सुप्रीम। द क्लेम ऑफ पैरामाउंट मींस द टॉपेस्ट, जिसे हम सर्वोच्च कहते हैं, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, राइट। ये किसके बाद आया? सब्सिडरी अलायंस के बाद। द क्लेम ऑफ पैरामाउंट, ब्रिटिशर्स ऐसे क्लेम करते थे कि वी आर द पैरामाउंट, वी आर द टॉप नॉच पीपल, वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन योर कंट्री, इन योर रीजन। हाउ कुड दे डू दैट? बिकॉज वी वर अंडर द सब्सिडरी अलायंस। अगेन उसका लिंक कहां पे जा रहा है? सब्सिडरी अलायंस के साथ, क्योंकि उसके पास पावरफुल आर्मी थी, जिसका पैसा भले ही हमारे राजा देते थे, लेकिन वो आर्मी कंट्रोल में किसके थी? ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो बट ऑब्वियस उसका पावर बढ़ गया, राइट। सो द ब्रिटिश यूज दिस स्ट्रेटेजी, ब्रिटिश ने फिर क्लेम टू पैरामाउंट की स्ट्रेटेजी निकाली, इस स्ट्रेटेजी को यूज किया, राइट, किसके लिए? कि कोई भी इंडियन टेरिटरी को वो एक्वायर कर सकते थे, कोई भी इंडियन टेरिटरी को वो कैप्चर कर सकते थे, अपने कंट्रोल में ले सकते थे। कैसे? जस्ट बाय क्लेमिंग दैट देयर अथॉरिटी वाज सुप्रीम। उसको सिर्फ यही क्लेम करना था कि हमारी अथॉरिटी आपसे सुप्रीम है। फिर तो क्या हुआ, मान लो कोई एक राजा मेरे साथ सब्सिडरी अलायंस में आया, राइट, फिर उसकी आर्मी तो है नहीं, आर्मी भी मेरी है, पैसा वो दे रहा है लेकिन आर्मी भी मेरी है। फिर जब मुझे ऐसा लगा चलो भाई ये पूरा स्टेट ही कवर कर दे, तो राजा के पास जाके बैठ गए, बॉस आपके पास तो आर्मी है नहीं, आप क्या करोगे? आपके पास आर्मी है नहीं, आप प्रोटेस्ट कैसे करोगे? इज्जत से आप स्टेट छोड़ दो, राइट। मैं क्लेम करता हूं कि मैं यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी हूं, मैं क्लेम करता हूं कि मैं यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी हूं, और अभी ये पूरा स्टेट मेरे कंट्रोल से चलेगा, ये पूरा ब्रिटिश स्टेट हो जाएगा। अगर मना करोगे तो मेरी आर्मी आ जाएगी, आप लड़ लो, अकेले कितनों से लड़ोगे, राइट। क्या हाल था तब, आप देख लो आप कैसे लड़ोगे, आपकी तो आर्मी है नहीं, आर्मी भी मेरी है, सो आई एम कैप्चरिंग योर यूनिट। बेसिकली वो था कि मैं पैरामाउंट हूं, मैं सुप्रीम हूं, मेरी अथॉरिटी सुप्रीम है, तो अभी से आपकी टेरिटरी मेरी, आप इज्जत से निकल जाओ अपनी सेफ्टी को सोचकर, नहीं तो ठीक है लाओ आर्मी लड़ो हमसे, हमारी आर्मी तो यहीं पे खड़ी, आपकी आर्मी है ही कहाँ? द क्लेम ऑफ पैरामाउंट, राइट। सो अगर हम उसी की बात करें, हाउ डिड इट अफेक्ट द इंडियन रूलर्स, तो क्लेम ऑफ पैरामाउंट ने इंडियन रूलर्स को कैसे इफेक्ट किया? द ब्रिटिश एक्वायर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मेनी इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर पावर। सब्सिडरी अलायंस में आ गए, उसके बाद द ब्रिटिश जो थे उन लोगों ने बहुत सारे पार्ट था इंडिया का वो एक्वायर कर लिया, वो अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। और बहुत सारे इंडियन रूलर्स जो थे वो अपने पावर गंवा चुके थे। फॉर एग्जाम्पल रानी चन्नम्मा who resisted this British policy was arrested and later died in prison.
रानी चन्नम्मा करके एक रानी थी कि जिसने क्लेम टू पैरामाउंट जो था उसका अपोज किया कि भाई मेरा किंगडम था, मैंने आपसे अलायंस किया, दैट्स गुड। आपने बोला मैंने मेंटेनेंस मनी दिया, दैट्स ऑल्सो गुड, बट नाउ यू आर क्लेमिंग दैट यू आर पैरामाउंट, नाउ यू आर क्लेमिंग दैट यू आर द सुपीरियर ऑथॉरिटी देन अस, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स माय किंगडम, सो आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर माय किंगडम। सो द ब्रिटिशर्स ऑर्डर देयर आर्मी, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया, चलो भाई उसको अरेस्ट करो। अभी आर्मी तो ब्रिटिश की थी, उन लोगों ने रानी चिन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया एंड शी वाज सेंट टू प्रिजन, उसको जेल में डाल दिया, कैद कर लिया, और फिर वही कैद में उसका देहांत हो गया, वही कैद में वो गुजर गई। दैट वाज द सिचुएशन। तो इंडियन रूलर्स को ऐसे इफेक्ट हुआ कि यू हैव टू एक्सेप्ट देयर क्लेम, once you are into subsidiary alliance you have to accept their claim to paramountcy too, and if you don't do that you will be thrown into the prison and then up to the last breath you are going to stay there only, मरने का इंतजार ही करना है बस वहीं पे, then there is no hope to get out. That was the situation, right? So next slide, which were the states were affected to claim to paramountcy, right? So Kittur, कर्नाटका में कितुर किंगडम था, that was the place, that was the state which was affected for the claim to paramountcy. Now the doctrine of lapse, right, the new strategy of the Britishers, the doctrine of lapse, वो क्या था, what was that? According to the doctrine of lapse, if an Indian ruler died without a male heir, that means the successor, their kingdom would lapse, that is become a part of the company's authority. डॉक्ट्राइन यानी कि एक डॉक्यूमेंट, राइट, यानी कि एक डिक्लेरेशन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन को रूल भी कहा जाता है, ऑफ लैप्स, लैप्स यानी कि फिसल जाना, हाथ से निकल जाना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है, राइट, और उसकी अगर कोई पुरुष संतान नहीं हुई, राइट, उसका अगर कोई मेल सक्सेसर नहीं है, तो फिर ये जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो हाथ से निकल जाएगा और वो कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। मान लो कोई राजा है, उसको संतान है लेकिन वो सारी बेटियां हैं, अगर बेटा नहीं है, अगर मेल चाइल्ड उस किंग का नहीं है, जिस किंग का मेल चाइल्ड है तो वो जो मेल चाइल्ड है वही सक्सेसर बनेगा, वही राजकुमार बनेगा और फिर एक पर्टिकुलर एज पे आके वही रूलर बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा किंग है कि जिसको बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं या फिर कोई संतान ही नहीं है, इन शॉर्ट एक बेटा नहीं है बस, अगर कोई किंग है जिसका कोई बेटा नहीं है और वो मर जाता है, तो उसका पूरा जो किंगडम है उसके ऊपर उसका भाई, उसकी बीवी, उसकी बेटियां या कोई और भी फैमिली मेंबर उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ बेटा ही उसका सक्सेसर बनेगा। और अगर बेटा नहीं है तो वो किंगडम वो पूरे खानदान के हाथ से निकल जाएगा एंड दैट किंगडम वुड बिकम द पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी, वो कंपनी का टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। एंड हाउ डिड दैट बेनिफिट द ब्रिटिश? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसका ब्रिटिशर्स को फायदा कैसे हुआ? थ्रू दिस स्ट्रेटेजी द ब्रिटिश एक्वायर्ड मेनी इंडियन किंगडम्स, ऐसे बहुत सारे किंग के जिसको बेटा नहीं था, जिसका कोई मेल चाइल्ड नहीं था, तो ऐसी बहुत सारी टेरिटरीज जो थी, राइट, इंडियन किंगडम्स ऐसे बहुत सारे थे कि जो डायरेक्टली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर सीधा ब्रिटिश के अंडर आ गए। एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द इंडियन रूलर्स? और इसका इंडियन रूलर्स को इफेक्ट कैसे हुआ? इंडियन रूलर्स विदाउट अ मेल हेयर लॉस्ट देयर किंगडम्स, जो भी इंडियन रूलर थे कि जिसका कोई बेटा नहीं था, उन सब ने अपना किंगडम, अपना राज गंवाया। That was the effect on the Indian kings, right? So the company not only fought battles but also adopted 3 different strategies to expand the rule in India. कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध नहीं किया लेकिन कुछ और मेंटल स्ट्रेटेजीज भी अपनाई कि जिसकी वजह से वो इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर पाए। और वो स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी थी? सबसे पहला द सब्सिडरी अलायंस, के जिसके अंदर राजा को खुद की आर्मी नहीं होती थी, मेंटेनेंस के लिए राजा को आर्मी को पे करना पड़ता था, और अगर राजा पेमेंट में फेल हुआ, राइट, तो उसके किंगडम का एक हिस्सा ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेता था। उसके बाद द क्लेम टू पैरामाउंटसी, दूसरी स्ट्रेटेजी थी कि जिसके अंदर जो ब्रिटिश थे वो कह देते थे कि वी आर द सुप्रीम, वी आर द सुप्रीम, सो
you just hand over your whole kingdom to us. और अगर कोई किंग ने डिनाई किया, then the army could march in, they could take the king into the prison, they could throw the king into the prison, and the king or queen, whoever is there, will have to take the last breath into the jail. They'll not get out of the prison anytime. And the third one was the doctrine of lapse. कोई भी अगर राजा के जिसका कोई मेल सक्सेसर नहीं है, यानी कि जिसका कोई बेटा नहीं है जो आगे जाके उसका वंश को आगे बढ़ाए, राइट, ऐसा नहीं है, तो उसका जो पूरा किंगडम है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा. And that is how they played the tricks, and that is how they acquired the whole Indian territory. Right? You see how, you can see over here that how the tricks were played by them and how we were being surrendered to them. Right? So आज के सेशन में बच्चों कंपनीज रूल कैसे एक्सपांशन हुआ उसके बारे में ही हमें बात करना था. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. And still there is any query, you can contact to me, as you all have got my number, right? But that was it for today's session. Now let us directly jump over the homework. So students, आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल है. ये जो 3 स्ट्रेटेजीज है, द सब्सिडरी अलायंस, द क्लेम टू पैरामाउंट एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स, राइट, ये तीनों जो स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में आपको 3 से 4 सेंटेंसेस में नोट लिखनी है, राइट, यानी कि 3 नोट्स आपको बनानी है. द फर्स्ट नोट यू विल मेक अबाउट द सब्सिडरी अलायंस, द सेकंड नोट यू विल मेक अबाउट द क्लेम टू पैरामाउंट एंड द थर्ड नोट यू विल मेक अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. और उसी के बारे में आपको नोट्स लिखनी है और हर एक नोट में सिर्फ 3 से 4 सेंटेंस या मैक्सिमम 5 सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करना है, राइट. सो एक्सप्लेन ऑल दिस 3 स्ट्रेटेजीज, दैट इज योर होमवर्क, राइट. आई होप होमवर्क भी आपको समझ में आ गया होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक. टिल देन, now it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.